नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। 2400 मतों से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने हासिल की जीत। कांग्रेस बोली बागेश्वर में हुई मुद्दों की हार। विधायकों को प्रोटोकॉल न मिलने से नाराज हुई विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी। अफसरों को फिर से ट्रेनिंग लेने के लिए भेजेंगी प्रशासनिक अकादमी। अधिकारी करें प्रोटोकॉल का पालन। उत्तराखंड में बढ़ रहा डेंगू का कहर। मौत के आंकड़े ने तोड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। बढ़ते खतरे के बीच दूर अस्पताल में हालात बदतर। मरीज परेशान, हलक में है जान। हल्द्वानी में रेरा नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों किसान। रेरा के नियमों में बदलाव के लिए सरकार को दिया 100 घंटे का वक्त। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की धमक कायम रही। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत हासिल की। हालांकि इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में जीत का ताज बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के सिर सजा। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने 2405 मतों से जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2405 मतों के अंतर से हरा दिया। तीसरे नंबर पर मतदाताओं ने नोटा को रखा है। समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 1000 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके हैं। शुरुआत से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन मतगणना में शुरुआती रुझान को देखते हुए कयास लगाया जा रहा था कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे मतगणना का राउंड बढ़ता गया, वैसे ही पासा पलट गया और जीत का ताज आखिर में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के सिर सजा है। उपचुनाव में क्या कुछ नतीजे रहे, आइए हम आपको समझाते हैं। बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास को 33,247 वोट मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार को 30,842 वोट मिले हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी अर्जुन देव को 857 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत प्रसाद को 637 वोट मिले हैं और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार भागवत कोहली को 268 वोट मिले हैं। इसके साथ ही जो तीसरे नंबर पर रही हैं नोटा, उनको 1257 वोट मिले हैं। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस उपचुनाव में हमने काफी मेहनत की थी, लेकिन बागेश्वर में मुद्दों की हार हुई है और सहानुभूति की जीत हुई है। देखिए, हालांकि कांग्रेस से अपना वोट प्रतिशत लगभग 20% बढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुद्दे हार गए, सहानुभूति जीती है। बागेश्वर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए भले ही 5 प्रत्याशी मैदान में रहे हो, लेकिन चुनावी जंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया। पार्वती दास पहली बार भाजपा की तरफ से मैदान में उतरी और पहली ही बार में उन्होंने जीत हासिल की और बागेश्वर सीट से पहली बार वो महिला विधायक बनेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की। इस जीत का श्रेय सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले सीएम धामी ने बागेश्वर में धुआंधार प्रचार किया, जिसका नतीजा रहा कि बागेश्वर सीट पर बीजेपी ने परचम लहराया। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव में सीएम धामी का दिखा दम। चुनाव से ऐन मौके पर पलटी बाजी। जीत ने सीएम के नेतृत्व पर लगाई मुहर। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विरोधियों पर 21 साबित हुए हैं। चुनाव के अंतिम 2 दिनों में जिस तरह का धुआंधार प्रचार धामी की अगुवाई में हुआ, उसने चुनाव की तस्वीर बदल कर रख दी है।
वहीं जनता ने उपचुनावों के जरिए स्पष्ट संदेश भी दिया है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है और जिन विकास परक नीतियों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें जनता हाथों हाथ ले रही है। चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनावी मैदान में बीजेपी ने चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को उतारा। बागेश्वर चुनाव को लेकर शुरू से ही कांग्रेस की ओर से तमाम बड़े दावे और प्रपंच किए गए, लेकिन जनता के दिलो दिमाग पर छाई बीजेपी और धामी के तिलिस्म को कांग्रेस तोड़ नहीं पाई। बागेश्वर सीट पर हुई इस जीत को लेकर राजनीति के जानकार तमाम मायने बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से चुनाव के अंतिम 2 दिनों तक मुख्यमंत्री धामी ने गरुड़, बागेश्वर सहित कई जगहों पर रोड शो किए और जिस तरह वहां लोगों की भीड़ उमड़ी, उसने न केवल धामी की लोकप्रियता को इंगित किया बल्कि चुनावी नतीजों पर भी मुहर लगाने का काम किया। इस जीत ने धामी सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न विकास परक योजनाओं और विकासवादी एजेंडे पर भी मुहर लगाई। दूसरा, इस चुनाव ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की पटकथा भी अभी से ही लिखनी शुरू कर दी है। ये जीत जनता का बीजेपी के प्रति राज्य में रुझान भी दर्शा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों ने ये जाहिर कर दिया कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ रही है। चुनाव से ऐन मौके पहले सीएम धामी ने बागेश्वर सीट पर जो प्रचार किया उसका नतीजा रहा कि बीजेपी को जीत हासिल हुई और इसी के साथ सीएम धामी ने योगी और हरदा को भी पीछे छोड़ दिया। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत, सीएम धामी साबित हुए लोकप्रिय नेता। उपचुनाव में योगी हरदा को भी छोड़ा पीछे, बागेश्वर की जनता का दिल पुष्कर जीते। बागेश्वर उपचुनाव जिस पर सबकी निगाह टिकी थी, चुनावी मैदान में उतरे सभी सियासी दल अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी बसंत कुमार की जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पहले सीएम धामी ने पूरी बाजी पलट दी। बागेश्वर सीट पर सीएम धामी ने जो प्रचार किया, उस प्रचार के दौरान क्षेत्र की जनता की भीड़ उमड़ी, उसने जीत पर मुहर लगाने का काम कर दिया। लेकिन आज जब नतीजे सामने आए और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, ऐसे में जीत का श्रेय सीएम पुष्कर सिंह धामी को जाता है। और सबसे खास बात जो गौर करने वाली है वो ये कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूपी की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगभग हफ्ते भर तक बागेश्वर में डेरा डाले रहे, लेकिन अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में असफल साबित हुए। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव से ऐन पहले बागेश्वर क्षेत्र में जाकर बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में प्रचार किया और नतीजा रहा कि जीत बीजेपी की झोली में गई। इससे समझा जा सकता है कि सीएम धामी की लोकप्रियता किस कदर बढ़ रही है, उनके प्रति लोगों का विश्वास कितना बढ़ रहा है, और यही कारण है कि कम समय रहते हुए भी उन्होंने जब प्रचार किया तो क्षेत्र की जनता का रुझान बीजेपी की तरफ रहा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी हारे हरदा हारे, जिता ले गए पुष्कर हमारे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मॉनसून सत्र में सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेष अधिकार हनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी बढ़ती जा रही है, अधिकारी विधायकों का सम्मान नहीं करते, और उन्होंने बताया कि पीएमजेएसवाई के मुख्य अभियंता को 28 बार कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने मुख्य अभियंता पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने एक बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विधायकों के साथ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि प्रशासनिक अकादमी को पत्र लिखकर अधिकारियों को प्रोटोकॉल सिखाने के लिए वो कहेंगी। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में
आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया था और उनको मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कही है कि मैं तो चिट्ठी लिखने ही जा रही हूँ। मैंने निर्णय कर रखा है कि मैं मसूरी एकेडमी हो, IPS एकेडमी हैदराबाद हो, PCS एकेडमी नैनीताल हो, इंजीनियर्स के अगर कोई इंजीनियर्स जो हमारे यहाँ उनका कुछ है, मैं सबको बहुत कड़ा पत्र लिखने वाली हूँ कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये हमारा संस्कार है, ये उत्तराखंड है। यहाँ हम लोगों को सोच समझ के करना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए और प्रोटोकॉल वाइज ऑल्सो प्रोटोकॉल है विधायक का, तो वो प्रोटोकॉल हमें देना पड़ेगा, अफसरान को देना पड़ेगा। उत्तराखंड में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार डेंगू से सबसे ज्यादा मौत हुई है और ऐसे हालात के बीच उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि दून अस्पताल की जब आप तस्वीर देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। डेंगू से निपटने के दावे करने वाले दून अस्पताल की हकीकत देखिए। उत्तराखंड में बढ़ रहा डेंगू का कहर। पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार सबसे अधिक मौत। दून अस्पताल में बदतर हालात, मरीज परेशान, हलक में है जान। दून अस्पताल में व्यवस्था अधूरी। डेंगू को लेकर आखिर ये कैसी तैयारी? कहने का मतलब यह है कि लेट ज़्यादा हो रहा है ना। कम से कम ये खिड़की और खोल दी जाए यहाँ पे। 3 घंटे हो गए मुझे वहाँ से यहाँ गए, जाँघों में दर्द हो गया, अभी खड़े हो रखे हैं। तक हम सैंपल देने वहाँ तक पहुँचते तक सैंपल सूख जाता है। वॉशरूम की दिक्कत है, वॉशरूम में कोई डस्टबिन नहीं रखा है। बाहर लेडीज़ों को पैड वैड डालने में दिक्कत आ रही है। वो लोग जो सिस्टम है पीछे उसमें डाल दे रहे हैं, वहाँ से पानी टपक रहा है। पानी नहीं है वहाँ पे। मैं अभी गई वॉशरूम तो वहाँ पानी नहीं था, फिर हम बॉटल लेके गए हैं। तो इस तरह फिर कैसे चलेगा? समस्या ये है कि लाइन लगी हुई है, खून टेस्ट के लिए देना है, यहाँ पे से रिपोर्ट मिलनी है। यहाँ से लोग बाग सुबह से खून निकलवा कर हाथ में रखे हुए हैं अपने, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। चौंकिए नहीं, ये दून अस्पताल का ही हाल है। वो दून अस्पताल जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि बाहरी प्रदेशों से भी मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था क्या है? मरीजों और तीमारदारों को सुनने के बाद आप बखूबी समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ के हालात से भी रूबरू करवाते हैं, जिससे आप और आसानी से समझ सकते हैं कि डेंगू से इस वक्त प्रदेश का हाल क्या है। और मंत्री जी सभी व्यवस्था होने की दुहाई देते हैं। दरअसल इस वक्त उत्तराखंड में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार डेंगू से मौत का आंकड़ा सबसे अधिक है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 11 मौत सिर्फ देहरादून में हुई है। जिले में अब तक डेंगू के सबसे अधिक 589 मरीज मिले हैं। साल 2019 में प्रदेश में डेंगू तेजी से फैला था और कुल 8 मरीजों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा डरा रहा है। वहीं ऐसे हालातों के बीच दून अस्पताल का हाल क्या है वो भी आपके सामने है। डेंगू टेस्ट करवाने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। दून अस्पताल पहुंचे लोगों के मुताबिक भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि 3-4 घंटे बाद ही मरीजों का नंबर आता है। तब तक सैंपल सूख जाता है क्योंकि टेस्ट के लिए सिंगल विंडो बनाई गई है। जितनी संख्या में स्टाफ होने चाहिए उनकी कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब तक आप जो है रिपोर्ट आप लेने आएंगे तो ये लाइन अलग लग जाए। जो सैंपल का होता है जब तक हम सैंपल देने वहाँ तक पहुँचते तब तक सैंपल सूख जाता है, क्योंकि बीच में स्टाफ रिपोर्ट लेने वाले एक ही बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। कम से कम दो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वहाँ पर, रिपोर्ट के अलग और उसके अलग, जो सैंपल सूखे ना। यहाँ सैंपल सूख जाएगा, बता देंगे पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, फिर उसका ब्लड निकालेंगे। क्या है ना, टाइम ज़्यादा लगता है। काम तो हो रहा है पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। 3 घंटे हो गए मुझे वहाँ से यहाँ आने में, अभी 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे आगे जाने में। वहीं दून अस्पताल में लोगों की शिकायत सुनने के बाद जब हमारी टीम ने चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो वो सफाई पेश करते दिखे और 2-3 दिनों के भीतर समस्या दूर करने की बात कहते नजर आए। देखिए, बिल्कुल इस डेंगू की इस महामारी में हम लोग के यहाँ 6 से 7 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं, जिसके लिए फिर कलेक्शन पर लाइन लग रही है। इसके निवारण के लिए हमने
2-3 दिन के अंदर ही एक अलग काउंटर बिल्कुल डेवलप कर लिया है, जो 2-3 दिन में ऑपरेट हो जाएगा और वहाँ पर फिर ये लाइन की समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। अब ये हीला हवाली नहीं तो और क्या है। लोगों को जब आज अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है, परेशानियां झेलनी पड़ रही है, तब जिम्मेदार लोग और अधिकारी कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये है कि अब तक व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हुई। क्या स्वास्थ्य विभाग या दून अस्पताल का प्रशासन इस बात से अनजान था कि प्रदेश में डेंगू का खतरा किस कदर बढ़ रहा है। डेंगू से संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। बावजूद इसके समय पर उचित व्यवस्था न करना कहीं न कहीं ये बताता है कि जिम्मेदार लोगों को मरीजों की परेशानियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि पड़ता होता तो शायद अव्यवस्थाओं की ये तस्वीरें यूं सामने न आती। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद अस्पताल प्रशासन जागे, स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटे और प्रदेश भर में डेंगू से बचाव के साथ साथ अस्पतालों में उचित व्यवस्था मरीजों के लिए की जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला और मुख्य आरोपी को दून पुलिस बी वारंट पर लाई। सहारनपुर सीजीएम कोर्ट से देहरादून कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश कर आरोपी केपी सिंह को सुदोवाला जेल भेजा गया। एसआईटी की टीम ने कोर्ट से 5 दिन का पीसीआर मांगा है। एसआईटी टीम को अहम जानकारी मिल सकती है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले में कई गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक वकील विरमानी समेत कई कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। हल्द्वानी में रेरा नियमों के विरोध में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला। किसान हल के साथ ही अपने सभी उपकरण लेकर प्रदर्शन में पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन को लीड कर रहे राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि रेरा नियमों की आड़ में किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और 100 घंटे का समय दिया। अगर 100 घंटे के भीतर रेरा के नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो 12 सितंबर को महापंचायत कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज हमने जो है रेरा कानून को लेके, प्राधिकरण को लेके, ट्विन सिटी जो कि ऐसे लगता है कि किसानों की जमीन अधिग्रहण होने जा रही है, उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। हम सरकार को फिर एक बार निवेदन के साथ चेतावनी भी दे रहे हैं। अभी तक हम सरकार के खिलाफ नहीं बोले हैं, हम अधिकारियों के खिलाफ ही कह रहे हैं कि आप रेरा के माध्यम से ये जो पैसा खाऊ प्राधिकरण के जो नियम लगे हुए हैं, ये ट्विन सिटी के नाम पर किसानों की जमीन को खाने का जो प्रपंच रचना जा रहा है, इसको 100 दिन के अंदर इसका समाधान और 100 घंटे के अंदर आप समाधान कीजिए, नहीं तो अब की बार लंगर लगेगा बुद्ध पार्क में और उसकी गूंज पूरे उत्तराखंड के हर गलियारे में गूंजेगी। हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर उत्तराखंड के अधिवक्ताओं में भी आक्रोश है। बार काउंसिलिंग उत्तराखंड के आह्वान पर लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। साथ ही कामकाज छोड़ तहसील परिसर में हड़ताल पर बैठ गए। वकीलों का कहना है कि हापुड़ के साथ साथ उत्तराखंड में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और हापुड़ मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हड़ताल जो है जारी है। दूसरा, हापुड़ में पुलिस वालों के खिलाफ भी अधिवक्ताओं की ओर से मुकदमा दर्ज हो चुका है कि जो हमारी महिला अधिवक्ता थी उनके साथ छेड़खानी की गई थी, लूट की गई थी और मारपीट की गई थी। लेकिन अब हमारी मांग ये है कि मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी हो। तो इसलिए जो बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर लक्सर भी सभी अधिवक्ता, हमारी जो रजिस्ट्री आरके ऑफिस, हमारे सब कोर्ट में न्यायिक कार्यों से सभी अधिवक्ता विरक्ता, हमारे स्टाम्प वेंडर, हमारे टाइपिस्ट, हमारे जो सबका समर्थन मिल रहा है, इसलिए हमारी हड़ताल जारी रहेगी। रुड़की के पिरान कलियर साबिर पार्क का 755वां सालाना उर्स 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। उर्स मेले में लाखों की संख्या में देश विदेश से जायरीन पिरान कलियर पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार बैठक करके मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित कर जो भी अतिक्रमण हटाने और अन्य कार्य अमल में आने हैं वे सभी किए जा रहे हैं। चूँकि इसमें अलग से ही उर्स के लिए एक अलग से कोतवाली बनती है और उसके लिए अलग से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगी वो सब प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों से लगातार सावधानी बरतने और
सजग और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, 2400 मतों से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने हासिल की जीत। कांग्रेस बोली बागेश्वर में हुई मुद्दों की हार। विधायकों को प्रोटोकॉल न मिलने से नाराज हुई विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी। अफसरों को फिर से ट्रेनिंग लेने के लिए भेजेंगी प्रशासनिक अकादमी, अधिकारी करें प्रोटोकॉल का पालन। उत्तराखंड में बढ़ रहा डेंगू का कहर, मौत के आंकड़े ने तोड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। बढ़ते खतरे के बीच दूर अस्पताल में हालात बदतर, मरीज परेशान, हलक में है जान। हल्द्वानी में रेरा नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों किसान। रेरा के नियमों में बदलाव के लिए सरकार को दिया 100 घंटे का वक्त।